हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में गारो वर्सेस बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है और इधर बॉम्ब कहता है कि शायद मुझे तुम्हें अपने छोटे भाई पे ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी जैसे तुम बिहेव कर रहे हो उस हिसाब से मुझे भी अपनी पूरी पावर से लड़ना ही पड़ेगा। इधर ये बहुत फास्ट स्पीड में लड़ रहे होते हैं और ब्लिजर्ड इन्हें देख के कहती क्या मैंने देख भी नहीं पा रही, और इधर गारो ब्लिजर्ड को पंच करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे फुल स्पीड में बॉम्ब आके उसका पंच रोक लेता है और ब्लिजर्ड को बचा लेता है। वो गारो को बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि अब हम कहीं और चलते हैं। इधर ब्लिजर्ड बैठी होती है शौक में और यहाँ पीछे से बिग गॉड आता है। वो कहते हैं हेलिश ब्लिजर्ड, और वो टैंक टॉप मास्टर को देख के कहते हैं क्या मास्टर ये क्या हुआ, आपको हरा दिया कैसे? तो ब्लिजर्ड कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ पे हमें दूसरी और स्पर्मेटोजोआ सुनामी का सीन दिखाया जाता है और इधर डार्क शाइन और ये सॉर्ड्समैन उनसे लड़ते हैं। एटॉमिक समुराई कहता है कि ये चाहे कितने भी आ जाए उनसे डरना मत, इजिली इनको मारो। इधर टॉर्नेडो भी इनके साथ लड़ रही होती है, लेकिन तभी नीचे से एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पर्म जमीन तोड़ के निकलता है और टॉर्नेडो को पकड़ लेता है और कहता है कि शायद इस कॉन्टेस्ट में मैं ही पहला मॉन्स्टर होगा जो कि एक क्लासेस हीरो को मारेगा। देखो देखो अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर रही है छूटने के लिए, लेकिन बहुत कमजोर है, क्या मेरे को इसे मसल देना चाहिए? लेकिन तभी यहाँ पे जेनोस आ जाता है और वो उस ब्लैक स्पर्म का हाथ जला देता है और वो बड़ा ब्लैक स्पर्म मॉन्स्टर जेनोस को कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया, और वो अपने दोनों हाथों से जेनोस पे अटैक करता है और यहाँ पे जेनोस पूरे जमीन के अंदर घुस जाता है और इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। तात्सुमा चौक जाती है और वो कहती है ये क्या हुआ? तो जेनोस कहते हैं मेरे अंदर दफनाने से बचने का एक फंक्शन है और वो उस डेटा से लिया गया है जब मैं तुमसे लड़ा था। तो यहाँ पे तात्सुमा खुश होती है और वो कहती है कि क्या बात है, मेरी वजह से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, अच्छी बात है। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और जेनोस कहता है अभी भी लड़ सकती हो? तो तात्सुमा कहती है ये तुम्हें पूछने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत बदबू आने लग जाती है और ये सोचते हैं बदबू कहाँ से आ रही है। ये सारे ब्लैक स्पर्म मॉन्स्टर अपनी नाक बंद कर लेते हैं, यू ये क्या हो रहा है, ये बदबू कहाँ से आ रही है? तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इधर प्रेसिडेंट अगले आ चुका होता है और वो कहता है वो बुढ़ा कहाँ पे है। यहाँ पे ब्लैक स्पर्म कहते हैं प्रेसिडेंट अगली हुआ क्या तुम्हें? इधर स्प्रिंग मुस्टैशियो कहता है ये तो पिघल रहा है और अंदर से सड़ चुका है। प्रेसिडेंट अगली कहता है वो है कहाँ, सामने आओ सिल्वर फैंग, कहाँ छुप के बैठे हो? तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म कहते हैं हाँ, तुमने ये कॉन्टेस्ट बोला था करने के लिए और देखो अब तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली बोलता है कि चुप हो जाओ और उनके ऊपर थूक देता है और यहाँ पे वो बोलते हैं ये क्या है? यहाँ पे पीछे से डार्क शाइन आ जाता है। वो कहता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चमक नहीं है, कीचड़ के टुकड़े, अब तुम गए। सुपर अलॉय डबल बजूका। और यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली भी अपना अटैक करता है, फोर आर्म मेल्टिंग पंच। इन दोनों के पंच मिल जाते हैं और हमें यहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है जिन ब्लैक स्पर्म के ऊपर प्रेसिडेंट अगली ने थूका होता है वो सब पिघल जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डार्क शाइन के हाथ भी पिघलने लग जाते हैं और उसकी हड्डियां भी दिखने लग जाती है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई कहता है डार्क शाइन, इसका मतलब वो एसिड बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली फिर से डार्क शाइन के ऊपर थूकता है और डार्क शाइन की चेस्ट भी यहाँ पे जलने लग जाती है। यहाँ पे डार्क शाइन जमीन पे रोल होने लग जाता है और प्रेसिडेंट अगली कहता है मुझे ये एसिड गम्स से मिला था और मेरे ख्याल से वो इसी एसिड का इस्तेमाल करता था डाइजेशन के लिए, और अब तुम भी वैसा महसूस कर पाओगे जैसा मुझे हो रहा है। यहाँ पे सॉर्ड्समैन आते हैं और कहते हैं चलो हमें बस इससे अपने हाथ से नहीं लड़ना है, और इसकी ऐसी तैसी करते हैं। यहाँ पे एक सॉर्ड्समैन उसके पास तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अगली उसकी तलवार तोड़ देता है और उसके मुंह पे थूक देता है और सॉर्ड्समैन का चेहरा पिघल जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई और निचिरेन दोनों ही अपना स्वॉर्ड अटैक करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इधर इसको कुछ नहीं हुआ होता और इन दोनों की स्वॉर्ड पिघल चुकी होती है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे बॉम्ब वर्सेस गारो का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों लड़ रहे होते हैं। बॉम्ब मन में सोचता है कि ये एकदम से इतना कमाल का हो चुका है और ऐसा लगता है कि इसने काफी कॉम्बिनेशन जोड़ रखे अपने अटैक स्टाइल में, क्या ये भी अब मॉन्स्टर बन चुका है? लेकिन अभी के लिए मेरे को बैंग के आने का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे बॉम्ब जो अटैक करता है वही सेम अटैक गारो भी उसके ऊपर करता है और उसका अटैक रोक लेता है और वो उसको किक मार के नीचे लटा देता है। और पीछे से यहाँ पे सिल्वर फैंग आ जाता है। बॉम्ब कहता है बैंग संभल के, ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और सिल्वर फैंग कहता है गारो तुम कितनी बुरी कंडीशन में आ चुके हो, क्या तुमने अपनी बोलने की ताकत भी खो दी है? तो यहाँ पे सिल्वर फैंग अपनी टी शर्ट उतार देता है और कहता है गारो तुम्हें पता है एक मॉन्स्टर होने का क्या मतलब होता है? मैं नहीं चाहता कि कोई और हीरो तुम्हें मारे, तो इसलिए मैं अपने खुद के हाथों से तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा और आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। इधर गारो चिल्लाता है और सिल्वर फैंग वर्सेस गारो होता है। इधर गारो सिल्वर फैंग को कमाल की टक्कर देता है और बॉम्ब कहता है क्या बैंग जबकि अपनी फुल पावर पे लड़ रहा है फिर भी गारो टिका हुआ है, इसका मतलब क्या है? दोबारा उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग कहता है अवेकनिंग ब्रेथ, एक ऐसी टेक्निक जो कि शरीर के लिमिट्स को ही तोड़ देती है और इसने बस ये देख के ही सीख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे सिल्वर फैंग गारो को किक करता है और गारो भाई उड़ के जाता है और सिल्वर फैंग यहाँ पे फास्ट आके दूसरी साइड आ जाता है और दोबारा से उसको मारता है। यहाँ पे गारो ऊपर चला जाता है और दोबारा से सिल्वर फैंग ऊपर चला जाता है और दोबारा गारो पे पंच करने वाला होता है, लेकिन इस बार गारो बच जाता है और वो सिल्वर फैंग को अपनी दोनों टांगों के बीच में फंसा के सिल्वर फैंग को जमीन में मारता है और साइड में आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर फैंग भी जमीन में से निकल जाता है और कहता है शायद जब तुम मेरे डिसाइपल थे तब तुम्हें सिखाने का इतना मतलब नहीं था जितना अब बन रहा है, बिगड़ चुके हो तुम पूरी तरह से। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली एटॉमिक समुराई और निचिरेन को मारने वाला होता है अपने फुल बॉडी मेल्टिंग पंच से, लेकिन यहाँ पे पीछे से आमाहारे आ जाता है और वो इन दोनों को धक्का देता है। इधर निचिरेन भी स्प्रिंग मुस्टैशियो को पीछे ढकेल देता है और इधर प्रेसिडेंट अगली आमाहारे को बिल्कुल पिघला देता है और कहता
कहता है मेरा शरीर, मुझे दोबारा से ताकत चाहिए, और वो उसकी बॉडी को सक करने लग जाता है। तो ब्लैक स्पॉम कहते क्या अभी तो तुमने उसको डाइजेस्ट किया अपने एसिड से और अभी उसको खा रहे हो, क्या हो तुम, एक मक्खी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि निचेरन ने जब स्प्रिंग मुस्टैशो को बचाया होता है तो उसके ऊपर भी एसिड गिर गया होता है। यहाँ पे निचेरन की आधी बॉडी गायब हो चुकी होती है और वो कहते हैं कामिकाज़े, अब तुम ही काउंसिल के मास्टर हो। और यहाँ पे वो एटॉमिक समुराई को एक ब्लेड निकाल के देता है जो की होती है सन ब्लेड। स्प्रिंग मुस्टैशो कहता है क्या ये तो एक काफी रहस्यमय ब्लेड है जो की पूर्वजों से चली आ रही है, ये समुद्र में डूब गई थी और जनरेशन से ही स्वॉर्ड्समैन की काउंसिल में दी जा रही है। तो एन कहता है क्या स्प्रिंग मुस्टैशो आपको भी इसके बारे में पता है। तो स्प्रिंग मुस्टैशो कहता है हाँ मैं भी, लेकिन इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। तो निचेरन कहता है एक मास्टर के तौर पे मैंने खुद तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है और अब स्वॉर्ड मास्टर की काउंसिल को अब तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, और साथ ही साथ तुम्हें मून ब्लेड को भी ढूंढना है, सन ब्लेड और मून ब्लेड। कहा जाता है कि एक वॉरियर जिसके पास ये दोनों ब्लेड होती है वो दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है। इतने समय से काउंसिल का यही मिशन था कि वो दोनों ब्लेड्स को लेके आए, तो उस मिशन को तुम्हें पूरा करना है एटॉमिक समुराई। निचेरन कहता है स्प्रिंग मुस्टैशियो तुम कमाल के हो चुके हो और अब तुम्हें उस रास्ते में निकलना है जब तुम अपनी पसंदीदा तलवार को ढूंढ सको, और उसके बाद तुम काफी कमाल के हो जाओगे। यहाँ पे ब्लैक स्पॉम कहते हैं तुम घटिया उल्टी जैसे मेरे को खाना शुरू मत कर देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली कहता है कि चुप हो जाओ, और वो इन सभी ब्लैक स्पॉम के ऊपर वॉमिट कर देता है और ये सारे के सारे अपनी जान बचा के भागते हैं। कहते क्यों, ये क्यों कर रहे हो तुम। तो प्रेसिडेंट अगली कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा प्रोटीन है और मुझे प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बार ये सारा काम खत्म हो जाए तब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा जिससे कि मुझे प्रोटीन की कमी ना हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ मेरे सामने। यहाँ पे ब्लैक स्पॉम कहते हैं क्या समझ रहे हो अपने आप को, सच में औकात से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें पछतावा होगा। यहाँ पे दूसरी ओर ये ब्लैक स्पॉम जैनोस को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ भी उखाड़ देते हैं। ब्लैक स्पॉम कहता है अब जितने भी ये सारे हीरोज थे अब कमजोर हो चुके हैं और अब हमें मर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, तो चलो दोस्तों मिल जाते हैं और उस घटिया सी उल्टी जैसे मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ पे ब्लैक स्पॉम मर्ज हो जाते हैं और प्रेसिडेंट अगली को मारना शुरू करते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्लैक स्पॉम का एक अलग ही फॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि अभी अपनी घटिया सी चीज मेरे ऊपर थूकना बंद करो, मैं हूँ गोल्डन स्पर्म और मेरा जन्म हुआ एक धमाके से। यहाँ पे एटॉमिक समुराई कहते हैं क्या ये एक दूसरे से लड़ने लग गए। तो गोल्डन स्पर्म कहता है कि तुम्हारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स अब मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे क्योंकि गोल्ड पे कभी जंग नहीं लगता और मुझे तुम घिन दिलाते हो। इधर पीछे से होमलेस एम्परर भी प्रेसिडेंट अगली के ऊपर अटैक करता है और गोल्डन स्पर्म कहता है अच्छा तो अब ये बेकार का एम्परर भी आ गया और अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम लड़ोगे। तो होमलेस एम्परर कहता है हाँ क्योंकि मेरे से और देखा नहीं जा रहा था, और वो मन में सोचता है कि जो मैं करना चाहता था इन्होंने पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली कहता है तुम इससे दूर रहो, और वो होमलेस एम्परर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन होमलेस एम्परर अपने इन फायर बॉल से बच जाता है और अपना स्ट्रेट अलाइन बॉम्बार्डमेंट करता है और लगातार प्रेसिडेंट अगली के ऊपर अटैक करने लग जाता है। एटॉमिक समुराई कहता है अच्छा तो एक और आफत आ गई। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगली कहता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और यहाँ से प्रेसिडेंट अगली जाने लगता है और कहता है तुम देखना बेटा तुम्हें तो बताऊंगा मैं, आज के लिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। तो गोल्डन स्पर्म कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच के जा पाओगे। तो होमलेस एम्पायर कहता है छोड़ो उसे, वो हमारे काम आ सकता है। ऐसे मॉन्स्टर्स की यही तो बात है कि हमें इनकी औकात इनको दिखाते रहनी चाहिए, ये बताने के लिए कि हम कितने ज्यादा ताकतवर है, और एक दिन जब ये टूट जाते हैं तब ये तुम्हारे नौकर बन जाते हैं, वो ज्यादा कमाल का है। तो गोल्डन स्पर्म कहता है हाँ तो अब मैं पहले इस कूड़े को खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे डार्कशाइन रो रहा होता है, कहता है मेरे मसल मेरी शाइन सब पिघल रहा है, मेरे कमाल के मसल जिनको मैंने इतने अच्छे से ट्रेन किया था। तो यहाँ पे गोल्डन स्पर्म आता है और वो कहता है क्या हुआ, इतने से ही डैमेज से तुमने लड़ने की इच्छा ही छोड़ दी, वाह, और अब तुम क्या करोगे, हमसे बच के भागोगे और तुम अपने आप को एक क्लासेस हीरो कहते हो। तो यहाँ पे डार्कशाइन मन में सोचता क्या मेरे से भी ताकतवर मसल और इतनी चमकती बॉडी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। और यहाँ पे गोल्डन स्पर्म अपने एक ही पंच में डार्कशाइन को उड़ा देता है और डार्कशाइन जाता है दूर और एटॉमिक समुराई के पास आके गिरता है। इधर डार्कशाइन की ऐसी तैसी हो चुकी होती है और गोल्डन स्पर्म कहते हैं बहुत कमजोर हो चुके हो तुम। इधर प्रेसिडेंट अगली जा रहा होता है और वो कहता है कि सही है अभी के लिए तुम उड़ दो, बट बाद में बताऊंगा बेटा तुम्हें, तुमने जो इतनी ताकतवर वार की है मेरे ऊपर उससे मेरे डाइजेस्टिव जूसेस और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे ऊपर ये अजीब सी लाइट की बॉलें फेंको या फिर गोल्ड में बदल जाओ, मैं तुम्हें पिघला के रख दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को खाने की जरूरत है। सिल्वर फैंग, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूं उसके बाद मैं अपना बदला लूंगा तुम्हें धीरे धीरे पिघला के। इधर अराउंड 10,000 ब्लैक स्पर्म चारों ओर से प्रेसिडेंट अगली को घेर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारे ऊपर से नजर नहीं हटाएंगे, हमें पता है कि अगर तुम रिफ्यूल नहीं हो पाओगे तो तुम अपनी इस फॉर्म को भी बरकरार नहीं रख सकते, हम तुम्हें एक साथ ही घेर लेंगे और तुम्हें सुखा देंगे। यहाँ पे पीछे मेटल बैट आ जाता है और कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के ही मॉन्स्टर है ना, क्या तुमने हीरो हंटर को यहाँ पे देखा है। तो ब्लैक स्पर्म कहते क्या तुम हो कौन और किससे फर्क पड़ता है, तो वो इधर है भी या नहीं। यहाँ पे ये चारों ब्लैक स्पर्म मेटल बैट को पंच करते हैं और कहते हैं और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा जब तुम मर जाओगे तो, लेकिन इधर मेटल बैट अपने बैट से इन चारों की ऐसी तैसी कर देता है और ये गायब हो जाता है और कहते क्या शेट, मैंने तो उनके आंसर देने से पहले ही उनको मार दिया, शेट यार। तो इधर किंग एक पत्थर के पीछे छुपा होता है, वो कहता है क्या ये हो क्या रहा है, ये मुझे अकेला ही क्यों छोड़ देते हैं। तो मेटल बैट कहता है चलो अब अलग
अलग हो जाते हैं और जो भी मॉन्स्टर यहाँ से बच के भाग रहे हैं उनको मारेंगे। किंग तुम उस साइड जा सकते हो। इधर यहाँ पे होमलेस एम्पायर होता है और वो कहते हैं चलो अब सब कुछ खत्म कर देते हैं। वो यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम कारपेट बॉम्बिंग करता है और इधर ये सारे के सारे स्वॉर्ड्समैन अपनी ब्लेड से बचने की कोशिश करते हैं। इधर हमें स्टेटस रिपोर्ट बताई जाती है, हॉस्टेज को मॉन्स्टर एसोसिएशन के सीक्रेट हाइडआउट से निकालने का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। अभी के लिए हम सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहे थे। टॉर्नेडो ऑफ टेरर की टेलीकाइनेसिस से हमने पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को तबाह करके रख दिया है और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर का हेड भी मारा गया है। लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर कार्टरे क्लास के मॉन्स्टर्स जमीन में से निकल आए। अब क्योंकि तात्सुमाकी ने अपनी पूरी ताकत यूज कर ली थी और पहले ही थक चुकी थी, तो क्लासेस हीरो ज़ॉम्बी मैन और क्लास ए हीरो स्वीट मास्क एक सरप्राइज अटैक में मारे गए। अभी उनका स्टेटस हमें नहीं पता है कि वो जिंदा है या सच में मर चुके हैं। और मेरी बात करें तो यहाँ पे हमें चाइल्ड एम्पायर के पहले का सीन दिखाया जाता है, जब होमलेस एम्पायर चाइल्ड एम्पायर के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का वॉच डॉग मैन आके उसको बचा लेता है और ये दोनों यहाँ पे छुप जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चाइल्ड एम्पायर ही ये रिपोर्ट दे रहा होता है और वो कहता है कि मैं किसी तरह मलबे में आके यहाँ पे बच गया। अभी सरफेस पे हीरो एसोसिएशन काफी बुरी कंडीशन में है। मेटल नाइट नहीं डॉक्टर बुफॉय, आपके पास जो हथियार है वो एक अकेले हीरो से काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर अभी आपने हीरो एसोसिएशन की मदद नहीं की तो यही माना जाएगा कि आप हीरो एसोसिएशन के साथ नहीं हो और अब मैं चाहता हूँ कि आप सामने आओ और हमारी मदद करो। इसके अलावा यहाँ पे जमीन के अंदर मेरे हिसाब से मेरे पास बस 10 मिनट का ही ऑक्सीजन है और अगर मैं मर जाता हूँ तो प्लीज आप लोग ज़ॉम्बी मैन को जरूर बचा लेना, क्योंकि वो हीरो एसोसिएशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ डॉक्टर, आपका फॉर्मर असिस्टेंट चाइल्ड एम्पायर। और यहाँ पे वो ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट डॉक्टर बुफॉय को भेज देता है और वो मन में सोचता है कि अब मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही। अब तो बस मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई मेरे ट्रांसमीटर की मदद से मुझे ढूंढ ले और मुझे अपनी सांस रोक के रखनी चाहिए। तभी यहाँ पे पूरी प्रिजनर आ जाता है और इधर चाइल्ड एम्पायर डर जाता है। वो कहता है क्या, और वो पूरी प्रिजनर के मुंह पे पंच करता है। तो पूरी प्रिजनर कहता है मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं हूँ प्रिजनर और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करो और मैं तुम्हें एक हक देता हूँ। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है क्या प्रिजनर, मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हें पंच कर दिया, नहीं हक वगैरह की जरूरत नहीं है, नहीं छोड़ो मुझे। यहाँ पे दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी और जेनोस दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और जेनोस ने अपने मुंह से तात्सुमाकी को पकड़ रखा होता है। इधर ये ब्लैकस्टोन कहते हैं क्या हुआ, अब नहीं भाग रहे तुम, पहले तो बड़ी तेज भाग रहे थे अपनी टांगों से। यहाँ पे सारे ब्लैकस्टोन मॉन्स्टर्स को आवाज आती है धम 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 और ये सब बोलते हैं ये आवाज कैसी है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग खड़ा होता है और मैं क्या बोलूं, मतलब किंग ऐसे खड़ा होता है कि जैसे मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है और अब किंग यहाँ आ चुका है और अब इन सब की बैंड बजने वाली है। क्योंकि हम सबको पता ही है भले किंग के पास कोई पावर ना हो बट उसका लक काफी कमाल का है। इन दी एंड किंग को हमेशा बचाने के लिए साइटामा आ ही जाता है। तो हमें तो ये बात अब 150 चैप्टर में पता चलेगी।